चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मौसम की। दिल्ली की बात पहले कर लें। आप लोग जो आई हैं, बारिश हो रही थी? आज वाकई में ठंड लग रही है। पूरे दिन नहीं ये कल तक मुझे नहीं लग रही थी, मैंने कहा अभी आके बोली कि आज मुझे ठंड नहीं लग रही है। हाँ, वो मैंने बोला था। तुमने क्या मैंने बोला? कहा था आज ठंड लग रही है। ये तो कोट पहन कर आई होगी। नहीं, मुझे आज मौसम बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, आप बताइए खुशी। मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगा। पूरे दिन से बारिश चल रही है और मन कर रहा है कि चाय हो जाए, तभी मैंने कहा यहाँ पे टाइम से पहले आ जाइए, चाय ले लेते हैं। देखिए आपके लिए चाय आ गई। देखिए गर्मा गर्म चाय हमने ली है। श्वेता ने ले ली अपनी प्याली भर ली। आप ये समझ जाइए कि यहाँ बस हीटर और ब्लोअर नहीं आ सकता, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए हमने चाय का ये प्याला ले लिया है और साथ में इस तरह से पकड़े हुए, क्योंकि लिटरली बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ठंडी हो चुकी है और मौसम जो है वो बिल्कुल बदल गया है। लगातार बारिश हो रही है, कल देर रात से बारिश हो रही है और आज भी आपको बता दें पूरे दिन हल्की बारिश दिल्ली में हो रही है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ चांदी की तरह चमक उठे हैं। सुहानी मौसम और सर्दी के बीच शिमला में नए साल के स्वागत की भी तैयारियां चल रही हैं। यहां सैलानियों की आमद को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे होटल और रेस्टोरेंट को खोलने का फैसला लिया है। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, नए साल का आगाज बस होने को है। ऐसे में पहाड़ों पर जहां नजर घुमाइए चांदी सी सफेदी नजर आ रही है। बर्फबारी से वादियां गुलजार हो रही हैं। जाहिर है पहाड़ों पर बर्फबारी ठंड के मौसम का एक खूबसूरत और रोमांचक पहलू रहा है, जिसे नजदीक से निहारने के लिए, घूमने फिरने के लिए और बर्फीले मौसम का मजा लेने के लिए खास तौर से शिमला इन दिनों सैलानियों का पसंदीदा सैरगाह बनी हुई है। हालांकि अभी शिमला बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में ही है, मगर आसपास वादियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। ऐसे में नए साल का जश्न तो बनता है। यही वजह है कि शिमला की कमोवेश हर सड़क पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ने लगी है, जिनके रहने और खाने की व्यवस्था में सहूलियत देते हुए इस बार 24 घंटे रेस्टोरेंट और होटल्स खुले रहेंगे। नए साल के दौरान व्यवस्था दुरुस्त रखने वाला ये प्रशासनिक ऑर्डर जहां यहां आ रहे मेहमानों को राहत दे रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रहा है। बहुत अच्छी बात है, सरकार की पहल है। वैसे टूरिस्ट नहीं आ रहा था, पर ये 24 घंटे ढाबे खुलने से टूरिस्ट आएगा, सबको सहूलियत मिलेगी और हमें भी रोजगार अच्छा मिलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार नया साल सेलिब्रेट करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी शिमला पहुंचेंगे और सैलानियों की बढ़ती भीड़ हो या बाहरी राज्यों के वाहनों की आवाजाही, सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रशासनिक अमला यहां एक्टिव नजर आ रहा है। अगर पिछले 2-3 दिन की हम बात करें तो 50 से 60 हजार के बीच में वाहन जो हैं आउट ऑफ स्टेट, जिनको हम टूरिस्ट व्हीकल कह सकते हैं, वो शिमला में हमारे एक बैरियर से उनका आवागमन हुआ है। और आज भी भारी संख्या में सैलानी जो है हमारे कैपिटल एरिया में अभी आ रहे हैं, उनका आवागमन जो है चल रहा है। और जो हमारे हाई रीचेज पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस का जो हमारा प्राइमरी जो फोकस रहता है, एक अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका और अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित करने का जो रोल रहता है, उस कार्य निष्पादन में हम लगे हुए हैं। शिमला और आसपास टूरिस्ट प्लेसेस हमेशा से ही पर्यटकों को आकर्षित करते आए हैं, इसलिए पहाड़ों की रानी इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। फेस्ट और विंटर कार्निवाल जैसे आयोजन यहाँ हो रहे हैं, जिनकी रौनक का हिस्सा बनने के लिए ही लोग तेजी के साथ इस खूबसूरत पहाड़ी शहर का रुख कर रहे हैं। इसकी वादियों में उनका एक यादगार रोमांच इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नए साल के स्वागत की एक्साइटमेंट यहाँ भी बहुत सारी है और वहां भी बहुत सारी है। सिर्फ शिमला में ही देखिए पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि मनाली में भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। 90% से ज्यादा होटल्स अभी से जैम पैक्ड हैं। और देखिए उत्तराखंड की तो क्या बात करें, औली, चौपटा, चक्राता और मुनस्यारी समेत ज्यादातर हिल स्टेशंस पर सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। लोग नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
ये हसीन वादियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बर्फ से ढके मैदानों पर होते एडवेंचर गेम्स लुभा रहे हैं। तभी तो नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तेजी से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ी इलाके सैलानियों के आने से गुलजार दिख रहे हैं। मनाली तो पहले से ही सैलानियों से हरा भरा नजर आ रहा है। यहाँ पर होटल पहले से ही फुल हो चुके हैं। थिंक 31st को तो फुल पैक्ड है। 31st को ऑक्यूपेंसी दिक्कत नहीं है क्योंकि देयर आर मोर देन 1 लाख रूम्स इन द मनाली। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है इसमें होम स्टेज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नए साल के जश्न में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही मनाली में टूरिस्टों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और हालात अब खराब से होने लगे हैं। लंबा जाम लग गया है, लोग परेशान होने लगे हैं। जब भी वीकेंड्स आते हैं या क्रिसमस ईव्स आती हैं तो हमेशा जाम से लगते हैं। और जब भी जाम लगता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जो टूरिस्ट आता है। होटल्स ऑक्यूपेंसी में दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ जो जाम लगता है उसमें बहुत ज्यादा इनको टेंशन आती हैं। गवर्नमेंट को जरूर कुछ करना चाहिए। इतने ट्रैफिक है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं और यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। कल से देख रहे इतने जाम यहाँ लगा है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन तक। हमें लग रहा है कि हमारा इतना जो प्लान था, एडवांस बुकिंग था, सब वेस्ट लग रहा है। कुछ गवर्नमेंट कहेंगे कुछ फ्लाईओवर का प्रोविजन करना चाहिए गवर्नमेंट को। इतना जो मैनेजमेंट ट्रैफिक इज वेरी डिफिकल्ट रियली। मतलब हमें लग रहा है हमारा ये हॉलीडे एक थोड़ा वेस्ट जैसे जा रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली की है, जहां प्रकृति की इस खूबसूरती को देखने के लिए देश भर से सैलानी पहुंचे हुए हैं। कोई पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा है तो कोई स्कीइंग का। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। बर्फ से लदी चोटियों के बीच एडवेंचर टूरिज्म लोगों को खूब भा रहा है। कितना मजा आ रहा है। पहली बार आए हैं, क्या सुनकर आए हैं। मनाली तो वैसे बहुचर्चित है। Yeah, it's my dream destination. Like I have enjoyed a lot here. ये बताइए कि हुबली का नजारा और यहाँ का नजारा कितना अंतर है। बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है और हम लोग तो वहाँ पे ज्यादा ठंडी भी नहीं है उतना। यहाँ पे आके ज्यादा ठंडी लग रहा है हम लोगों को। पर्यटकों का जमावड़ा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी लगा है। यहाँ के सोनमर्ग में बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ भी एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए काफी कुछ है। यहाँ चांदी से चमकते पहाड़ों के बीच बर्फ से ढके मैदान पर अलग अलग एक्टिविटी की जा सकती है। पहाड़ों पर नए साल तक इसी तरह का माहौल रहने वाला है। यह माहौल पर्यटन कारोबार के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। तभी तो पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों के चेहरे खिल रहे हैं। उम्मीद भी है अच्छे बिजनेस की। मनाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन ऐसे किसी भी जगह जाने से पहले शगुफ्ता मुझे लगता है कुछ टिप्स जरूर लोगों को दे देने चाहिए। तो जो मुझे दो बात समझ में आती है दैट इज कि चाहे आप उधर श्रीनगर जाएं, कश्मीर की तरफ आप कहीं जाएं या फिर उत्तराखंड कहीं भी जाएं, हिमाचल जाएं, पहली चीज की बहुत अच्छी लेयरिंग होनी चाहिए। कपड़े बहुत अच्छे और सही होने चाहिए। कुछ विंड चीटर होना चाहिए क्योंकि आप स्नोफॉल वहां पे होता है। तो अगर आप सिर्फ वुलन्स लेकर के जाएंगे तो वो भीग जाता है, गीला हो जाता है, फिर आपको ठंड और ज्यादा लगती है। तो इसलिए कुछ विंड चीटर और एक चीज और ऐड करते, फर्स्ट एड किट साथ में लेके जाना, क्योंकि ऐसी जगह पर कई बार अगर आप बीमार हो जाते हैं, स्नीजिंग अक्सर हो जाती है, कोल्ड कफ के शिकार हो जाते हैं, देन यू नीड समथिंग इन हैंड। और दूसरी चीज अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि ऐसे जितने भी जगह होते हैं जहां पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है और आप जाते हैं देखने के लिए, तो बहुत पहले आपको उतार दिया जाता है गाड़ी से या फिर खच्चर से, आप जिससे भी जाते हैं। तो आप प्लीज अच्छे से पहले बहुत मतलब कुछ दिनों तक आप वॉक कर लें अच्छे से, आपको आदत हो जाए चलने की, क्योंकि बहुत चलना होता है। स्टैमिना बिल्ड कर लें। स्नो में आप बहुत ज्यादा ब्रीथ प्रॉपर्ली नहीं कर पाते और आप स्लिप भी करते हो तो लगती भी है। एग्जैक्टली स्लिप करना नहीं है। तो वही इसीलिए आपने जो फर्स्ट एड वाली बात कही वो जरूर लेके स्लिप कर जाए चुका है मेरे साथ ऐसा। चलिए, जैसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था वो अनुमान सटीक साबित हुआ है। नए साल के मौके पर पहाड़ों पर भी मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ये बदलाव हुआ है और बर्फबारी शुरू हो गई है। हम आपको बर्फबारी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्रीनगर, बाड़गाम और गुलमर्ग की। सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों को बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था, जो आज दोपहर पूरा हो गया। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और सैलानियों की मौज हो गई है। आखिरकार श्रीनगर में पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया और शुक्रवार दोपहर के बाद पूरे कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं। इतने सारे पर्यटक
कहाँ से आप लोग आए हैं? सूरत से आए हैं। गुजरात से आए हैं और ये अपने आप को काफी लकी समझते हैं कि ये श्रीनगर पहुंचे और यहाँ पर बर्फबारी हुई। इनसे ही इस श्रीनगर में हो रही बर्फबारी को लेकर इनका अनुभव जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। रुशिता। तो कभी एक्सपेक्ट किया था श्रीनगर आएंगे तो ये बर्फ? कभी नहीं, दूसरी बार कश्मीर आई हूँ, आज स्नो देखी है। अच्छा। हाँ, और इतने दिन से हाँ गिरते हुए सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। आपका नाम? मेरा नाम अमित राखाड़े है। आप कहाँ से? सूरत गुजरात से। अच्छा। बहुत ही अच्छा हमें ये देखने को मिल रहा है, स्नोफॉल देखने, हम बहुत नसीब वाले हैं और आप भी हमें मिल गए, बहुत बढ़िया है। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम जयदीप है, मैं सूरत सिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी पूरी 18 लोगों की टीम है, स्पेशल स्नो देखने के लिए आए थे, लेकिन अभी 4 दिन से इंतजार कर रहे थे, मिली नहीं। अभी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आज मिल गई। आपका नाम? पटेल खुशबू। अच्छा, कैसा लग रहा है इस स्नोफॉल में? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम की स्नो हो रही है यहाँ पे। चलिए आप बताइए। आप? पूजा मैडम, पहली बार आई है लेकिन स्नोफॉल में इतना अच्छा लग रहा है कि देखा नहीं है पहले कभी। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आप ये कुछ मुट्ठी भर जो पर्यटक यहाँ पर श्रीनगर में हैं उनसे अनुभव जान सकते हैं कितना उत्साह और खुशी है इसमें। और यही कारण है कि यूं ही ये बर्फबारी शुरू हुई है, गुलमर्ग की तरफ, पहलगाम की तरफ जो है पर्यटकों ने रुख करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं आम लोगों को भी, क्योंकि काफी समय से जो है यहाँ पर सूखे के हालात चल रहे हैं, कड़ाके की ठंड थी, इस बर्फबारी से मौसम में भी जो है बेहतरी आएगी, तापमान में भी स्थिरता आएगी और कहीं ना कहीं ये बर्फबारी आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी कुछ खुशियां लाई है। अशरफ वानी, श्रीनगर। यकीन मानिए अशरफ जी को देख के बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। 12 बजे के आसपास इनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि -7.3 डिग्रीज टेम्परेचर डिप हो गया है। तो आप मानिए कितनी ज्यादा ठंड है श्रीनगर में। अब श्रीनगर के बाद आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की औली, जहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने जायजा लिया और दिखाया तस्वीरें। देखिए। उत्तराखंड के औली में यहाँ पर बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों से सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ऊपर से सारे लोग जो दोपहर के समय में गए थे अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। स्थिति यह है कि रुई के फाहे की तरह यहाँ पर बर्फबारी इस वक्त शुरू हो गई है। 23 तारीख को जो बर्फबारी शुरू हुई थी, आज दोबारा ये बर्फबारी हो रही है। इससे पहले ऊंचाइयों पर बर्फबारी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया और उन्होंने ये कहा है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो 9000 फीट के ऊपर के इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर बर्फबारी होगी। और आप देखिए कि यहाँ जो अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं वो सब लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग इसको लेकर के यहाँ पर। आप किस राज्य से आए हैं, कहाँ से पहुंचे हैं? नमस्कार, मेरा नाम साइकत मंडल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हम हिमाचल छोड़ के इस बार उत्तराखंड पहली बार औली आए हैं और हमने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत बर्फबारी मिलेगी। आप कहाँ से हैं? बैतूल, एमपी, मध्य प्रदेश। अभी बर्फबारी आपने देखा, दोपहर तक तो नहीं था लेकिन अचानक से यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बहुत ही आनंदमय नजारा है, पहली बार हम बर्फ गिरते हुए देख रहे हैं, मजा आ गया। आप बताइए। ये फर्स्ट टाइम हमारा इसमें एक्सपीरियंस था और ये बेस्टेस्ट था। और व्यू इज ब्यूटीफुल, दिस इज अनएक्सपेक्टेड लिटरली। मैं एक बात बोलूंगा, ईस्ट और वेस्ट ऑली इज लोग ओल्ड मनाली जाते हैं, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आदित्य है। लोग ओल्ड मनाली जाते हैं, सोलांग वैली जाते हैं, बर्फ का इंतजार करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले नीचे से स्नो होना शुरू हो गया था और जैसे ही हमने यहाँ पर ट्रैक शुरू करा एकदम से ये पीली चादर हमारे ऊपर थी। ये पूरा व्यू देखो, एक नंबर वाली। जी जी। आप कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम नईम अकरम है। जी जी। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास स्नो स्टार्ट हो गई थी। हम लोग लग नहीं रहा कि इतना ज्यादा स्नो होगा, पर बहुत अच्छा स्नो रहा, एकदम मजा आएगा। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश और यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा और आगे लीला जी बोलेंगे। जी बताइए लीला जी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं। हम लोग मनाली जाने वाले थे, अच्छा, लेकिन वहाँ पता चला रस बहुत है, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा है। नया साल का जश्न मनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि मौसम विभाग ने ये बोला है कि यहाँ रात के वक्त करीब -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा, जिसके चलते ये सारे टूरिस्ट जो हैं अब नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। औली से कैमरामैन अभिषेक के साथ जितेंद्र सिंह।
देखिए, कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो पहुंच चुके हैं जहां पर स्नोफॉल हो रहा है, और कई ऐसे टूरिस्ट जो मेरे बगल में बैठे हैं जो भी पहुंचने वाले उन जगहों पे जहां पर स्नोफॉल होने वाला है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं एक्सपीरियंस लेकर आऊं और फिर आप सबको बताऊं। मतलब ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? हाँ, स्नोफॉल वाला पहली बार मतलब आप स्नोफॉल देख फ्रेश पाएंगे। स्नो ऊपर तक वाली। क्या बात है, आपने स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया? मैं भी कुछ दिन पहले मतलब पिछले ही हफ्ते में लैंडोर में थी और वहां पर स्नोफॉल हुई। मेरा भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इतना खूबसूरत, मतलब जब स्नो गिरती है तो ऐसा लगता है सच में ही वो वादियां इतनी खूबसूरत लगने लगती हैं। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप भी जरूर जाइएगा। कोई ऐसा गाना जो याद आता हो मौसम पे? हाँ, मतलब आप भी को याद आ सकता है। मुझे एक ही गाना याद आता है, उसमें श्वेता मेरा साथ दे देती है। मौसम मस्ताना? नहीं, और नहीं कोई याद आ। ये हसी वादियां, बेटा ये हसी वादियां। इन वादियों को देखते हैं तो ये हसी वादियां इज द बेस्ट सॉन्ग, राइट? रोजा का सॉन्ग बहुत बढ़िया। ये उतने बढ़िया सुन नहीं लगते। चलिए कोई नहीं, चलिए तो मैं आपको बता दूं, वाकई हसी वादियां हर जगह हो रखी है। और श्रीनगर अब आपको लिए चलते हैं जहां पर तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है, और इसकी वजह है से डल झील जो है वो पूरी तरह से जम गई है। और देखिए, यहाँ झील में बर्फ की मोटी परत जम गई है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी शिकारा की सवारी के लिए पहुंच रहे हैं, और कुछ लोग तो डल लेक पर क्रिकेट खेलने की उम्मीद भी लगाए हुए हैं। ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है जहां बच्चे आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि ये घाटी के गुरेज इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। आलम ये है कि यहाँ मौजूद झील और नाले भी पूरी तरह से जम चुके हैं, जिन पर बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। जो यहाँ से पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे जो ये नाला है जम गया है। हम आज मैदान में नहीं खेलते हैं, हम इस पे ही खेलते हैं। कुछ ऐसा ही हाल श्रीनगर में मौजूद डल झील का भी है। यहाँ भी झील पूरी तरह से जम गई है और झील के ऊपरी हिस्से का पानी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अगर श्रीनगर में इसी तरह की ठंड पड़ती रही तो जल्द ही डल झील में भी लोग क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। जो इतना आइडिया 2-3 साल पहले ऐसा एक बार हुआ था, मैं इस पे गया भी था, मैंने थोड़ा खेला भी था, लेकिन इस बार भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, लेकिन बर्फ का कोई अभी नामो निशान नहीं है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस बार भी, बहुत ज्यादा ठंड। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में इन दिनों कपाने वाली ठंड पड़ रही है और पानी की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो झील का हिस्सा है ये अब पूरी तरह से जम गया है। यहाँ तक कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कितनी मोटी परत जो है इस झील ने ली है इस ठंड के कारण, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मोटी जो है -7 डिग्री तापमान के चलते इस झील में पानी के ऊपर बन गई है। और आने वाले दिनों में अगर ठंड का इसी तरह का जो है प्रकोप जारी रहा तो ये परत जो है ये 1 इंच फिर 2 इंच मोटी हो जाएगी, और उसी के बाद ही डल झील पर चलना या फिर क्रिकेट खेलने का जो अनुभव या एहसास लोग हासिल करना चाहते हैं वो भी मुमकिन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर इलाकों का हाल यही है। भले ही ऊंचाई वाले हिस्सों में पहाड़ बर्फबारी से गुलजार हो उठे हैं, लेकिन निचले हिस्सों में पारा लगातार गोते लगा रहा है। श्रीनगर में तापमान -7 डिग्री तक पहुंचा, जबकि कश्मीर के दूसरे इलाकों में तापमान इससे भी नीचे लुढ़क चुका है। अगर हम बांडीपोरा जिले की गुरेज वादी की बात करें, वहां पर बीती रात तापमान -20 डिग्री तक पहुंचा, जिसके कारण झरने और दरिया भी अब जमने लगे हैं। बांदीपोरा में तो एशिया की सबसे बड़ी झील बुलर भी जम गई है। बताया गया है कि 20 साल पहले भी झील का पानी बर्फ में तब्दील हो गया था। चले कलान का आमद हो चुका है जम्मू कश्मीर में, तो इस सिलसिले में जो हमारी नदी नाले है, यहाँ सबसे बड़ी जो वुलर है, हमारा सबसे बड़ा जो कौमी असासा है, सबसे बड़ा झील है एशिया का, वो मुंजमद हो चुका है पूरी तरह से। टेम्परेचर वो बहुत डाउन है, वे पूरी फ्रीज हो चुके हैं। एशिया की फर्स्ट मतलब फ्रेश वाटर लेकर पहले नंबर पे आती है। तो जैसे कि फ्रीज है तो एक हम जो नॉर्मल सी बात है, जो बोट है वो नहीं चल सकती, और जिससे होता क्या है, जो लोग हैं वो बहुत इफेक्ट होते हैं।
कुल मिलाकर घाटी का करीब सभी इलाकों में भीषण सर्दी और बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है और घाटी के इस सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ सैलानी भी पहुँच रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं जहां हम बैठे हैं, दिल्ली के मौसम की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया। पारा डिप हुआ है। शीतलहर से की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम का ये रुख बता रहा है कि नए साल की शुरुआत भी ठंड के साथ ही होने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोहरा भी लोगों को परेशान कर सकता है। सर्द हवाओं को जब रिमझिम बारिश का साथ मिला तो दिल्ली एनसीआर में लोगों को सिहरन वाली ठंड महसूस होने लगी। राजधानी और आसपास के इलाकों में गुरुवार रात से ही बादलों ने डेरा जमा लिया था। सुबह करीब 4 बजे से शुरू बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। दिल्ली में इस बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए। बारिश की ये बूंदें लुढ़कते पारे का पैगाम अपने साथ लाई थीं। इस साल के अंत की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण से राहत मिलेगी। लगातार बारिश की वजह से तापमान कम होगा और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि कपकपी वाली ठंड और बढ़ेगी। इन सब के बीच येलो अलर्ट भी खासकर कोहरे का ये मौसम विभाग ने साफ तौर पर दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था उसको एक बड़ी राहत इस बारिश ने दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने से दिन के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। यही नहीं, अगले कुछ दिन दिल्ली वालों को सुबह घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में काफी बर्फबारी होगी। पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स गिरने लगेंगे। 2 से 4 डिग्री ड्रॉप होने के साथ साथ हमारा मॉइस्चर रहते हुए फॉग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कोल्ड वेव का जो स्थिति है वो भी आने की संभावना रहेगी। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हैं। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। इससे अगले कुछ दिनों तक पूरे उत्तर भारत में ठंड का एहसास और बढ़ जाएगा। विक्षोभ आ रही है, मॉइस्चर काफी आ रही है और जैसे मैंने बताया साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है तो वो टेम्परेचर्स रेज कर देती है। कल से जैसे हम उम्मीद करें ये सिस्टम निकलेगा, कल शाम से ही हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के राज्यों में शीतलहर का असर देखने को भी मिल सकता है और नए साल की शुरुआत भी सर्द हवाओं के साथ होने की उम्मीद है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ मनीष चौरसिया, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जायके वाले उस सेगमेंट पे जहां पर हम पहुंच गए हैं वो हमारा फेवरेट है, आप सभी को पता है। खुशबू आने लगती है सेगमेंट जैसे ही शुरू होता है। इनको तो बैकग्राउंड देख के खुशबू आने लगती है। सही बात है। मैं चेक कर रही थी कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है जो टेम्प्ट करे हमें। बहुत कुछ है। अच्छा बताइए, यहाँ से कुछ पिक करना हो, क्या पिक करेंगे बताइए। यार एक चीज इसमें से एक हमारे पास है, एक तो है, समोसा तो है श्वेता। और क्या खुशी बताइए आप? यहाँ पर बहुत सारे मुझे सैलेड आइटम्स भी नजर आ रहे हैं। सैलेड भी है, नूडल्स भी नजर आ रहे हैं। मैं मेरा ऑप्शन फिर वही रहेगा, हेल्दी सैलेड। पर दिल्ली के लिए अगर मैं आप सबसे पूछूं, आपको चटपटा उसमें दिल्ली में सबसे फेमस क्या आप? अच्छा, चटपटे पे चली जाऊँ। आई वुड प्रेफर मोमोज, और ज्यादा हो जाए तो फिर कुछ भटूरे, चने भटूरे। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो छोले भटूरे का बड़ा फेमस होता है। और यहाँ पे चलिए बिना देर किए हुए आपको पहाड़गंज लिए चलते हैं। पहाड़गंज में एक रेस्टोरेंट है जिसके बारे में आगे आपको शगुफ्ता बताएंगे कि कौन सा वो रेस्टोरेंट है। वहां पर आप जब जाएंगे ना तो इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे वहां के आपको मिलने वाले हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। शगुफ्ता जगह बता दीजिए बस। मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी, मैं लेके चलती हूँ, देखिए जरा।
क्या मुकाबला है। डो में पता नहीं ऐसी क्या खास बात है, नॉर्मली हम लोग हर जगह पे भटूरे खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, लेकिन ये डो एक्चुअली अभी भी सॉफ्ट है। देखिए मैं हूँ इस वक्त सीताराम दीवान चंद पहाड़गंज, द फेमस छोले भटूरे वाला। क्यों फेमस है ये भी आपको बता देते। किससे कहानी मैंने बताया था ना कि खाने के जितने स्वाद हैं उतनी खाने से जुड़ी कहानियां है। सफर शुरू हुआ था 1950 में, आज तक ये टेस्ट, ये स्वाद उसी तरीके से कायम है। और ये सफर कैसे शुरू हुआ, खाते हैं, खुशबू इतनी ज्यादा आ रही है कि मेरे यहाँ खड़े होने का मन नहीं है। मैं अपनी थाली लूं और फिर आपको इसका किस्सा सुनाती हूँ। चलिए। बेस्ट छोले भटूरे इन दिल्ली का मैम यही मिलते हैं। मैं तो काफी टाइम से खा रहा हूँ और बहुत अच्छे हैं इनके, मतलब इनका मुकाबला नहीं है। मतलब ये टेस्ट नहीं मिलेगा, और भी मिलते हैं बट ये टेस्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। एक्चुअली क्या है कि बाकी सारे भटूरे जो होते हैं वो पूरे फूले हुए जो अलग चीज मिलती है, ये इनमें जो स्टफिंग होती है ना इनकी, और सॉफ्ट होते हैं। खाने की बात आती है तो क्या दिमाग में आता है दिल्ली वालों का? छोले भटूरे ही आते हैं। और आप पुणे से आए? हाँ, पुणे से आया हूँ मैं। जैसा नाम सुना था वैसा स्वाद पाया कि? टेस्ट तो काफी अच्छा है, वेराइटीज भी हैं, लाइक मिर्च और वो फर्दर टेस्ट इनहेंस करता है, तो काफी सही है। बेस्ट पार्ट ऑफ सीताराम छोले भटूरे क्या है? आई गेस तो आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, छोले छोले। जो ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ दिल्ली है ना, जायका दिल्ली का छोले भटूरे वाला, बिल्कुल मैं वहीं पे हूँ पहाड़गंज में। हमारे साथ पुनीत हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी है जो कि इस छोले भटूरे के स्वाद को कायम रखे हुए। क्या खास बात है कि जनता आती जा रही। सबसे मेन चीज ये है कि हमारी यूएसपी जो है ना, हम एक ही चीज बनाते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं जो देते हैं। तो इस चीज के अंदर, डिश के अंदर ना हम बिल्कुल डेप्थ में जा चुके हैं कि हाँ जी, जो क्वालिटी है, जो SOPs हैं, जो मसाले हैं, जो कॉम्पोजिशन है, वो सिंस इंसेप्शन टू टिल डेट तक सेम रहे। मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि ये जो डो है, ये डो में पता नहीं ऐसी क्या खास बात है, नॉर्मली हम लोग हर जगह पे भटूरे खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, लेकिन ये डो एक्चुअली अभी भी सॉफ्ट है। मैं इसका राज आपको दिखा देता हूँ। अगर कैमरा इधर आएगा आगे, आइए शैलेंद्र जी, कैमरा आगे लेके आइए। तो ये आप देखते हैं, अगर ये इसका राज है, पनीर स्टफिंग, पनीर स्टफिंग है, मसाले हैं, आप देखिए ना, मसाले भी हैं इसके अंदर, सब कुछ है। तो ये जो चीजें है ना, ये इसको आगे लेके जाती है। बिल्कुल, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे कहते हैं हलवाई अपनी दुकान का कभी कुछ खांदा नहीं, बट लेट मी सी कि दिखने से बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट इज अगेन अल्टीमेट। ये आप ट्राई कीजिए एक बार, सिर्फ ये सब्जी का ट्राई। क्या है ये? आलू की सब्जी है, ये चने की सब्जी है। जी बिल्कुल, दोनों का डिफरेंट टेस्ट है। इसमें हल्की सी खटास है, खटास इसमें भी मिलेगी आपको, और ये प्योर अनारदाने की खटास है। इसमें थोड़ा खड़ा अनारदाना का टेस्ट आ रहा है, इसमें एक्चुअल टेस्ट आ रहा है। चटनी में क्या क्या डालते हैं? चटनी में धनिया डालते हैं, पुदीना डालते हैं, और मसाला अनारदाना प्योर, बिल्कुल प्योर अनारदाना डलेगा, जो भी डलेगा खटास के लिए। आप एक बार चटनी भी ट्राई करके देखिए। बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। ये तीखी मिर्ची भी तीखी नहीं है, मसाला भरा हुआ है। हाँ, तो इसकी वजह से इसमें भी तीखापन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आपको ये आंवला अचार सीजनल है या फिक्स रहता है? नहीं, सीजनल रहता है। आंवला होता है, आम का होता है, गाजर का होता है, अमरे का भी होता है। मीठे से ज्यादा जो सॉफ्टनेस है ना, मतलब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत स्टिकी हो जाता है भटूरा, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। एक्चुअली भाई असली स्वाद यही है दिल्ली वालों का, सीताराम के छोले भटूरे। आप भी इंजॉय कीजिए, मेरे को भी खाना खाने दीजिए, बहुत हो गया। शैलेंद्र जी, आई वांट टू ईट नाउ प्लीज। जैसे जैसे महाकुंभ के शुभ आरंभ का समय नजदीक आ रहा है, महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंग बढ़ते जा रहे हैं। साधु संत के मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला जारी है। अब साधु संत महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का यूज भी करने लगे हैं।
निरंजनी अखाड़े के संतों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो एक बाबा ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में पहुंचने वाले हर शख्स को मुफ्त में भोजन करा रहे हैं। देखिए आस्था के रंग से सजी महाकुंभ की ये अद्भुत तस्वीरें। महाकुंभ के रंग में रंगी संगम नगरी। प्रयागराज में साधु संतों का जमावड़ा। जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख करीब आ रही है, प्रयागराज में आस्था के रंग और गहराते जा रहे हैं। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र रहने वाले 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुरुवार को श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश बड़ी शानो शौकत के साथ हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, रथ और बग्गी पर सवार होकर साधु संत मेला क्षेत्र में पहुंचे। हमारी वेद माता गायत्री के साथ हम अपने अखाड़े छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, हमारे देवता हमारी छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर एवं हमारे श्रीमंत ब्रह्मचारीगण समस्त भक्तवृंदों के साथ हजारों की भीड़ में आज आपको देखने को मिलेगा। इतनी तमाम भीड़ के साथ, भक्तों के साथ आप देखिए उत्साह है, सारी जनता में उत्साह है। जगह जगह लोगों ने स्वागत सत्कार किया। महाकुंभ में पहुंचे संतों में कोई भभूत लगाए माला जप रहा है तो कोई भगवान की भक्ति में लीन है। साधना के साथ साथ आज के डिजिटल युग के रंग भी साधु संतों पर दिखने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े के संत हाईटेक हो गए और वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के दौरान कई बार नेटवर्क की समस्या की वजह से मोबाइल पर बात करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इन संतों ने वॉकी टॉकी का सहारा लिया है। जितने भी संत महात्मा है जो यहाँ से दूर दूर रहते हैं, जो 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, सबके पास वॉकी टॉकी है। और जो भी कोई हमारा कार्य होता है वॉकी टॉकी के द्वारा होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा अंत में कि हमारा जो कुंभ है दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है और डिजिटल है। महाकुंभ में आने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों, कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को ओम नमः शिवाय बाबा मुफ्त में भोजन कराते हैं। इस भंडारे के लिए एक विशाल किचन तैयार किया गया है, जहां बाबा के समर्थक खाना बनाने से लेकर परोसने तक की जिम्मेदारी संभालते हैं। हरियाणा से महाकुंभ में पहुंचे तिरंगा बाबा अपने राष्ट्र ध्वज प्रेम के लिए जाने जाते हैं। बाबा ने गंगा के तट पर संगम की रेत में तिरंगा लगाकर वहीं अपनी साधना शुरू कर दी है। महाकुंभ की शुरुआत में अभी करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। शुरुआत होने के बाद इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में आस्था और भक्ति के कई और दिलचस्प रंग देखने को मिलेंगे। प्रयागराज से आनंदराज के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं मथुरा के प्रसिद्ध और प्राचीन लक्ष्मी मंदिर की। आपको ये लग रहा होगा कि हम मथुरा की बात कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की जगह पर माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पौष माह में मथुरा में लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा है। जी हाँ, देखिए दरअसल इस परंपरा के पीछे कहानी है। जब मां लक्ष्मी भगवान कृष्ण से रूठ गई थी, तब भगवान कृष्ण को उन्हें मनाने के लिए बड़े जतन करने पड़े थे। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कृष्ण कन्हैया से क्यों रूठ गई थी लक्ष्मी माता। पौष महीने में वृंदावन की धरती पर एक खास मेला लगा हुआ है। यहाँ बेलवन के लक्ष्मी मंदिर में हर गुरुवार को भक्त आ रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर ही बीते गुरुवार को श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। बेलवन ही वो जगह है जहाँ से यमुना पार माता लक्ष्मी का एक बेहद पुराना मंदिर है। यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ ही इस खास मेले की रौनक अलग ही बिखरी हुई है। वृंदावन की पावन धरती पर देवी लक्ष्मी की पूजा, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा।
दरअसल इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है जिसे आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि माँ लक्ष्मी मंदिर वाली इसी जगह पर कभी बेल के पेड़ों का घना जंगल था, इसलिए इसे बेलवन कहते हैं। मान्यता है कि इन्हीं जंगलों में कान्हा, बलराम और दूसरे ग्वाले गाय चराने आते थे। बेलवन के इसी मंदिर में लगे इस मेले का आधार देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मान्यता के मुताबिक वो कान्हा से रूठकर बेलवन में उनके इंतजार में जहां पूजा आज भी कर रही हैं, तो भक्त भी देवी लक्ष्मी के दर्शन पूजन कर धन्य हो रहे हैं। एक कहते हैं ना, जिस मंदिर में आके मन को शांति मिलती है ना, ये वो जगह है जहाँ मन को शांति मिलती है। लक्ष्मी जी का मेला भरता है, बड़े सौभाग्य से दर्शन हो पाते हैं, भीड़ बहुत होती है। हमारे ठाकुर जी से रूस गई थी लक्ष्मी मैया, तो वो दूर बैठ गई थी, उनको मनाने बाके बिहारी जमुना पार आया करते थे। यमुना जी में नाव में बैठकर यमुना पार करके दर्शन होते हैं, बड़े सौभाग्य से हो पाते हैं, हर किसी को नहीं हो पाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। पुराणों के अनुसार दरअसल एक बार ब्रज में श्री कृष्ण राधा और 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। ऐसे में देवी लक्ष्मी को भी कान्हा की रासलीला के दर्शन करने की इच्छा हुई तो वो सीधे ब्रज जा पहुंची, मगर गोपियों के अलावा किसी दूसरे को इस रासलीला को देखने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में लक्ष्मी जी को रोक दिया गया, जिससे वो नाराज होकर वृंदावन की ओर मुख करके बैठकर तपस्या करने लगी। तो रासलीला से थके कान्हा ने देवी लक्ष्मी से भूख लगने की बात कही। तब लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उससे अग्नि प्रज्वलित की और कान्हा के लिए अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। इसे देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और देवी लक्ष्मी के ब्रज में रहने की इच्छा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि ये किस्सा पौष महीने का है, तो खिचड़ी बनाने की मान्यता को निभाते हुए आज भी यहाँ हर गुरुवार को खिचड़ी महोत्सव होता है, जिसमें श्रद्धालु न केवल लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करते हैं, बल्कि खिचड़ी पकाकर इसे प्रसाद के रूप में बांटते हुए खुद भी ग्रहण करते हैं। उस माह के महीने में माँ का मेला लगता है, पूरे महीने का मेला चलता है। ये आज दूसरा मेला है माँ का, और मेला में गजक, रेवड़ी, खिचड़ी और मालपुआ का भोग लगता है। बेशक ब्रिज की धरती पर कन्हैया और श्री राधा रानी के रूठने मनाने की कहानियों के बीच देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने की मान्यता बरसों से श्रद्धालुओं को इस लक्ष्मी मंदिर के प्रति अगाध आस्था बढ़ती आई है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, क्रिसमस की शुभकामनाएं तो हमने दे दी, न्यू ईयर के लिए इंतजार करना होगा। तो फिलहाल हम क्या विश कर सकते हैं? बरफोत्सव की। तो बरफोत्सव की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। लेकिन रुकेंगे यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।